दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के बारे में जो कि कार्बन ब्लैक का सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों का काम करता है। तो यहाँ पे काफी बार पूछा गया है कि कंपनी का क्या अपॉर्चुनिटी है, आगे में क्या इसका मूवमेंट होने वाला है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो इसका जो मूवमेंट आप बताएं, जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में जो मूवमेंट होता है, हम लोग उसको एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल चार्ट का यूज करते हैं। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। सबसे पहले यूनिट रहेगा कि ये कस्टमर टू डायरेक्ट कस्टमर को बिजनेस प्रोवाइड करता है या बिजनेस को बिजनेस प्रोवाइड करता है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर है कि बिजनेस टू बिजनेस है। जैसे कि आप लोग का मारुति मारुति हो गया बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट कंपनी से गाड़ी आता है और कस्टमर डायरेक्टली यूज करता है। चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर का बात किया जाए, वहां से प्रोडक्ट जो मार्केटिंग होता है वहां से डायरेक्ट यूज करता है अपना कस्टमर। लेकिन फिलिप्स कार्बन के ब्लैक के हिसाब से यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस है। यहाँ पे इसका जो कार्बन ब्लैक को यूज करके अपना जो टायर कंपनी होता है, आपका इंक कंपनी होता है और बाकी सारा जितना छोटा मोटा कंपनी होता है, वहां पे जो नॉन टायर रबर कंपनी होता है वहां पे यूज होता है। मतलब एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस को जाता है, फिर उसी बिजनेस से हो सकता है डायरेक्टली कस्टमर को भी कुछ चीज जाता हो और हो सकता है कुछ कुछ चीज बिजनेस को जाता हो। जैसे कि टायर कंपनी बिजनेस टू कस्टमर भी है, बिजनेस टू बिजनेस भी है। लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑटोमोबाइल की, लाइक टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, उनको डायरेक्टली बल्क में जाता है। और जैसे कि एमआरएफ का बात हो गया, वो बिजनेस टू कस्टमर के हिसाब से वहां पे काम लेता है। तो आप लोग को देखना होगा कि किस टाइप ऑफ बिजनेस कर रहा है। तो फिलिप्स कार्बन के टाइप के, फिलिप्स कार्बन ब्लैक के बिजनेस के कारण हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए और यहाँ का इसका जो भविष्य है कैसा है। तो आखिर तक वीडियो को मेरे साथ बने रहिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड का कंपनी के बारे में। तो आज पर द प्रैक्टिस हम लोग चलते हैं। इसका सबसे पहले जो एनुअल रिपोर्ट होता है, जैसे कि आप लोगों को मैं बताया कि ये कंपनी जो है टायर, नॉन टायर रबर और नॉन रबर, ये तीन सेगमेंट में प्रेजेंट है। राइट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 73% इसका जो रेवेन्यू आता है वो टायर कंपनी से आता है और नॉन टायर रबर से आता है 20% और 7% में आता है नॉन रबर का। करेक्ट। तो उस हिसाब से आप लोग अगर देखोगे, पूरा ओवरऑल बिजनेस मॉडल जो है कंप्लीटली टायर कंपनी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। राइट। और यहां पे मैं बात करूंगा अगर टायर कंपनी का क्या जो ग्रोथ हुआ है 2020 में, तो ऑब्वियसली टायर कंपनी पैसेंजर जो व्हीकल में यूज होता है, ऑटोमोबाइल में यूज होता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा जो डिमांड है और 2020 FY 2020 का, तो यहाँ पे जो पैसेंजर व्हीकल है -18% के हिसाब से है। राइट। और कमर्शियल व्हीकल जो है -29% के हिसाब से है। मतलब जो डिमांड है वो घटा हुआ है। और थ्री व्हीलर का बात किया जाए -9% के हिसाब से है और टू व्हीलर की बात किया जाए -18% के हिसाब से है। तो हर जगह में गिरावट ही है डिमांड में। तो यहाँ पे FY 20 का तो ये बात हो गया, लेकिन FY 21 में आप लोग को दिखेगा, ऑलरेडी दिख भी चुका होगा आप लोग को, कि जो कमर्शियल व्हीकल हो गया, पैसेंजर व्हीकल हो गया, उसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया है। करेक्ट। टू व्हीलर का बात मैं बोल नहीं सकता, थ्री व्हीलर का तो अभी उतना डिमांड आया नहीं हुआ, जनरेट नहीं हुआ, बट पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल में आप लोग का काफी ज्यादा डिमांड यहाँ पे बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि टायर ज्यादा बिकेगा और उसके साथ फिलिप्स कार्बन जो ब्लैक जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ये हो गया सिंपल एनालिसिस। जैसे कि हम लोग को एक सिंपल प्रोस्पेक्टिव में एक आप लोग अगर देखना चाहोगे तो ये हो गया छोटा सा एनालिसिस, जो कि हम लोग को दिख रहा है कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक का यहाँ पे ग्रोथ दिख सकता है। करेक्ट। उसके बाद वो फाइनेंशियल है, उसके बाद आपका फंडामेंटल है, वो तो आप आगे के चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे दिखेगा कि जो स्पेशलिटी ब्लैक है उसमें सबसे ज्यादा आपका जाता है प्लास्टिक्स में। तो प्लास्टिक्स का डिमांड जो है आप लोग का कमर्शियली बढ़ रहा है बट डोमेस्टिकली वो घट रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा घटने के लिए नजर आ सकता है। बाकी हो गया इंक टोनर का हो गया, उसमें तो अच्छा खासा बढ़ ही रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10% यहाँ पे हिस्सेदारी इसका है। और पेंट्स एंड कोटिंग इसका तो डिमांड बहुत है, लेकिन
क्या फायदा, 5% यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और बैटरी का जो बात किया जाए वो भी 5% में है, तो उसका तो डिमांड है, लेकिन इसका जो रेवेन्यू है वहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे अगर बिजनेस में अगर आप लोग को ठीक ठाक करना है, बिजनेस में आप लोग को ग्रोथ करना है, तो आप लोग को डाइवर्सिफिकेशन जो है उसको थोड़ा सा आप लोग का जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इंक टोनर हो गया, पेंटिंग्स हो गया या बैटरी हो गया, उसमें से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोशिश करेगा। तो इसका आगे फिलिप्स ब्लैक कार्बन जो है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक जो है वो कैसे उसका फंड को यूटिलाइज करके कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता है, तो अपना मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो उस मैनेजमेंट का डिसीजन वाइज इसका स्टॉक का प्राइस उस हिसाब से हम लोग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात किया जाए तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा पूरा प्योर परफॉर्मेंस चार्ट वाइज। तो यहाँ पे वहाँ पे जाने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा एक चीज़ बता दूंगा कि हर एक जो बिजनेस है, तो उस बिजनेस के हिसाब से अगर आप लोग को जो कौन सा एक कुछ होता है ना, जो इंटरनल इंजरी होता है, वो आप लोग को पता चल जाएगा टेक्निकल चार्ट पे। तो टेक्निकल चार्ट को भी आप लोग को भरोसा करके भी काम करना ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ साल का आपका जो परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। तो 8.91 के हिसाब 8.91 सीएजीआर के हिसाब से लास्ट 5 साल में इसका रेवेन्यू ग्रोथ आया हुआ है। लेकिन 18-19 के हिसाब से अगर 19-20 का बात किया जाए तो वहां पे घटा हुआ है। और इबिट्टा के ऊपर बात किया जाए वो 17.55% के हिसाब से बढ़ा हुआ है। लेकिन वही सेम चीज हुआ है 2019 के हिसाब 2018-19 के हिसाब से 19-20 में काफी घटा हुआ है। रीजन तो आपको आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, कमर्शियल व्हीकल और बाकी जितना पूरा व्हीकल्स मार्केट है, ऑटोमोबाइल मार्केट है, उसमें कितना ज्यादा गिरावट आया था। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वहाँ वो है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें काफ़ी अच्छा है, 65.20% के हिसाब से यहाँ पे सीएजीआर ग्रोथ हुआ है। लेकिन आज पर द रेवेन्यू ऐसे ही 2019-20 और 18-19 के हिसाब से कम दिखाया हुआ है। और ईपीएस के बात किया जाए सेम सिचुएशन है यहाँ पे, और यहाँ पे सीएजीआर 17.98 दिखेगा। और आरओसी जो हम लोग का सबसे जो हम लोग का यूएसपी होता है, तो आरओसी में अगर देखा जाए तो 17.8 आरओसी आप लोग को दिखेगा 2019 एंड 20 में। और यहाँ पे जो 18 एंड 19 में 29 था, उसमें काफी ज्यादा गिरावट आया हुआ है। तो उस हिसाब से बात किया जाता हम लोग इसको आज ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। मल्टीबैगर का बात किया होगा वो हम लोग बात करेंगे जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो राइट। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो चीज है, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, यहाँ पे डेट काफी घटा हुआ है, वो भी एक अच्छी बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो ऑलरेडी रेवेन्यू के साथ और पीएटी के साथ ही कनेक्टेड है। और प्रोडक्शन के ऊपर बात किया जाए लगभग सेम है, मतलब उतना ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस नहीं है। और बाकी अगर रेवेन्यू मिक्स के हिसाब से बात किया जाए तो एक्सपोर्ट से इसका 28% रेवेन्यू आता है और 72% आता है डोमेस्टिक से। तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है उसको एक्सपोर्ट भी करना। लेकिन फिर भी अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इसका जो स्क्रीनर.com है। तो स्क्रीनर.com का आपको लोग को दिख जाएगा एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से यहाँ पे 2894 करोड़ का कंपनी के हिसाब से 589 करोड़ का यहाँ पे डेट है। लेकिन जैसे कि हम लोग देखें कि डेट घटते जा रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी घटते जा रहा है, अभी के लिए 0.33 है। और यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा सा डेट तो रहता ही है, तो उसमें उतना दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे डेट घटा हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग आप लोग को दिख जाएगा 53.6% और प्लेस परसेंटेज दिख जाएगा 0.00। तो उसके हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी एक बार हम लोग इन्वेस्टर्स में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेक करते हैं, आप लोग को अच्छी न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी कि प्रोमोटर का होल्डिंग बरकरार है। लास्ट 3 साल के नीचे जितना था अभी उतना ही है। और यहाँ पे अगर एफआईए के ऊपर बात किया जाए सिर्फ और सिर्फ 4% घटा हुआ है, और डीआईए में पूरा 2% घटा हुआ है, राइट। और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है उसमें बरकरार है। और यहाँ पे पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो जो एफआई और डीआई से पैसा आके सीधा आप लोग का पब्लिक का होल्डिंग पे, पैसा तो नहीं, स्टेक आके सीधा पब्लिक के पास जमा हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 6% के हिसाब से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है पब्लिक का शेयर होल्डिंग। तो आज पर तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर कोई एफआई एंड डीआई के हिसाब से जा रहा है तो यहाँ पे तो गिरावट ही दिखा रहा है, और यहाँ पे लेकिन प्रोमोटर के हिसाब से जा रहे तो कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज हम लोग को पता चलता है कि लॉन्ग टर्म विजन पूरा मतलब हायर लॉन्ग टर्म विजन में यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट दिखा सकता है, और यहाँ पे ज्यादा ये लोग विजनरी नहीं है।
करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे 2015 से 2015 टू 2019 तक, इसी 5 साल का अगर आप लोग रिजल्ट देखोगे, फिलिप्स कार्बन का काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ था। लेकिन 2020 में यहाँ पे गिरावट आया हुआ है, लगभग 100 करोड़ का आसपास का गिरावट आया हुआ है, तो यहाँ पे शेयर प्राइस इसीलिए घटा हुआ है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, लेकिन 2021 मार्च में आप लोग को इसी के आसपास ही रिजल्ट दिख सकता है। अगर उसी के आसपास का रिजल्ट दिखेगा तो आप लोग एक ओवर एक्सपेक्टेशन करना फिलिप्स कार्बन के ऊपर ज़्यादा सही नहीं होगा। करेक्ट। और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो के ऊपर बात किया जाए तो 557 करोड़ का यहाँ पे फ्री कैश फ्लो दिख रहा है, और यहाँ पे लास्ट 5 साल का जो फ्री कैश फ्लो यहाँ पे दिख जाता है 1251 करोड़। मतलब कंपनी के पास कैश जनरेट हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे जो हम लोग छूट गया है दैट इज ROCE, उसको मैं जानबूझ के लास्ट में रखा हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग को एनालिसिस भी करना है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे ROC जो एनुअल रिपोर्ट में, उसके हिसाब से ROC यहाँ पे अच्छा खासा घटा हुआ है। राइट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए ROC की, अगर पीयर्स कंपैरिजन में इसके साथ करूँ तो केमिकल्स इंडस्ट्री के साथ यहाँ पे आप लोग का एनालिसिस हो रहा है। तो अगर केमिकल इंडस्ट्री के साथ हो रहा है लेकिन फिलिप्स कार्बन का अलग से इसका जो बिजनेस मॉडल है, तो उसके हिसाब से बात किया जाए तो हम लोग को स्टैंड अलोन बेसिस में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर बात किया 16.5 ROC के हिसाब से, तो यहाँ पे ROC काफ़ी ठीक ठाक है और काफ़ी हेल्दी ROC मैं मानूंगा, और उसके हिसाब से फिलिप्स कार्बन एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है आगे, ये प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न में अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इंटरनल इंजरी है, वो दिख सकता है। तो चलते हैं सीधे चार्ट पैटर्न में। तो चार्ट पैटर्न का सबसे पहला जो हम लोग का रहता है आज पर द प्रैक्टिस 5813 का, तो यहाँ पे आप लोग को एक कंसोलिडेशन मोड में एंटर करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे 1 डे चार्ट में आप लोग को जो डे का रेंज है उसमें स्मॉल बैंड विड्थ में इसका कंसोलिडेशन हो सकता है। उस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से उछाल आएगा कि गिरावट आएगा, वो हम लोग का आगे का जो आगे का टाइम फ्रेम जो है उसके उसमें उसी का चार्ट में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि 83 से सीधा 167 के आसपास का यहाँ पे उछाल दिखाया हुआ है, लगभग दोगुना का उछाल दिखाया हुआ है। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी था इसमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार प्रतीत हो रहा है कि 1 डे चार्ट में जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसका जो ब्रेकआउट हो सकता है थोड़ा सा नीचे की तरफ हो सकता है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा उछाल दिखाए भी है, और यहाँ पे इंटेंसिटी भी हाथ में है। लेकिन अगर 1 डे और 1 वीक परफॉर्म नहीं करेगा तो जो मंथ का जो चार्ट है उसमें भी थोड़ा सा आप लोग कंसोलिडेशन देख सकते हैं। राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मल्टी बैगर का बात अगर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि 45 डिग्री स्लोप में फॉर द लॉन्ग टर्म ये नहीं है। तो ये एक जो सबसे पहला जो हम लोग का क्राइटेरिया होता है कि इसका जो चार्ट रहना चाहिए 45 डिग्री एंगल में रहना चाहिए, 45 डिग्री स्लोप में रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे कोई भी जो चार्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है। खाली इतना चीज मैं बता सकता हूँ, जब भी यहाँ पे क्रॉसओवर होता है, कभी भी क्रॉसओवर होता है तो अच्छा खासा उछाल दिख सकता है फॉर द मिड टर्म। तो जो कि अभी हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। और यहाँ पे जो जो 1 डे के हिसाब से जो गिरावट हो सकता है मैक्स टू मैक्स आप लोग का 145 तक हो सकता है। ये वाला लेवल आप लोग याद रखो, 145 लेवल तक हो सकता है, फिर अपना जो उछाल है वो दिखा सकता है फॉर द मीडियम टर्म। ये भी बात सही है। लेकिन जैसे कि 3 गुना 4 गुना टाइप का जो रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, इसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग फंडामेंटल में बात कर चुके हैं। करेक्ट। और यहाँ पे जो हम लोग का सबसे रिलायबल पैटर्न होता है, जो हम लोग का कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग बोलते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप लोग बात करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा जो मूवमेंट है उसमें कंफर्मेशन ज़्यादा नहीं आएगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे एक ही चीज़ हेल्प कर सकता है, दैट इज फिबोनाची। तो मैं अगर यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके इसको मैं कर दिया एक्सटेंड। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि 178 ये वाला जो लेवल है, अगर उसको पार करता है अच्छा वॉल्यूम के साथ, तब जाके यहाँ पे अच्छा खासा उछाल दिखाने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जितना रेड कैंडल बना हुआ है या ग्रीन कैंडल बना हुआ है, किसी के साथ वॉल्यूम उतना अच्छे से सपोर्ट में
नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोला था कि 1 डे चार्ट में यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेशन दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे जो जैसे कि 145 का जो लेवल आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकता है, तो इसके नीचे तो आ ही सकता है, वहाँ 145 तो दिखा रहा है, तो इसके नीचे जब भी आएगा, अगर वॉल्यूम उसमें सपोर्ट में रहेगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट और हो सकता है। लेकिन अभी का सिचुएशन में अभी कंसोलिडेशन बचा हुआ है। अगर कंसोलिडेशन का आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हो, सीधा लाइन ड्रॉ करो और वहाँ पे जो लोअर वाला जो लाइन होता है, उसमें से लेकर हायर तक वहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसका भी मैं लेवल आप लोग को बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो आप लोग को एक अच्छा खासा जो लोअर लेवल मिल जाएगा, करेक्ट? और इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देते हैं। यस, दिस वन इज द लाइन। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे आता है, इसके लाइन के आसपास आता है, तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड शुरू करते हो और इसका जो हायर लेवल होता है उसको आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। अगर मैं दूसरा लाइन भी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप लोग ड्रॉ करते हो लाइन, तो इसका जो हायर लेवल है वहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हो, राइट? तो उसके हिसाब से आप लोग स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा काम ले सकते हो और यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, राइट? तो ये वाला हो गया मेरा कैंडलस्टिक का। और उसके बाद मैं डाइवर्जेंस में चेक किया हुआ था, उतना ज़्यादा कोई डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ है फिलिप्स कार्बन ब्लैक में, तो उसके हिसाब से आप लोग कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते, इसीलिए उसका चार्ट मैं सामने नहीं लाया हुआ हूँ। और अभी जो सामने आपका चार्ट दिख रहा है वो आपका निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट का चार्ट दिख रहा है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट वाइज यहाँ पे दिखेगा 0.92। तो निफ्टी के साथ कोरिलेशन इसका काफ़ी अच्छा है, अच्छा दोस्ती यारी है। तो कभी भी इसके ऊपर एनालिसिस करते हो फिलिप्स कार्बन के, तो निफ्टी को साथ में लेके ही करना है, इंडिविजुअल बेसिस में बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि निफ्टी का जिस तरह मूवमेंट होगा, 92% 93% चांसेस है इसका भी मूवमेंट उसी तरफ ही होगा, करेक्ट? और यहाँ पे जैसे कि मैं उसका बाद जो आपको लेना चाहूँगा, हम लोग का जो कंक्लूजन पे लाने के लिए हमको हेल्प करता है जो चार्ट, हाइकेनस एंड स्टोकेस्टिक आरएसआई की। तो वहाँ पे आप लोग को क्या दिखेगा कि 1 डे चार्ट में ऑलरेडी यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, लेकिन कोई भी बाइंग सिग्नल नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा सा गिरावट भी दिख सकता है। तो यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन में ही रहेगा। लेकिन 1 वीक के ऊपर बात किया जाए, तो आप लोग को ओवर बॉट जोन देखने के लिए मिलेगा। शायद यहाँ पे जब भी कंसोलिडेशन होगा नीचे की तरफ, तो ये भी ओवर सोल्ड जोन में भी आ जाएगा। और यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए, ये भी ओवर बॉट जोन से ओवर सोल्ड को जोन में आने के लिए जरूर कोशिश कर सकता है। तो 145 का लेवल आते आते हम लोग को देखना है कि इसमें कौन क्या जनरेट हो रहा है। कहीं भी डाउट हो उस टाइम भी मेरे को आप लोग कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, सो दैट आपको एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना इन्वेस्टमेंट से पहले, वो आप लोग को मिल सके। तो यहाँ पे ये था फिलिप्स कार्बन ब्लैक का एक फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। तो कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। कोई भी दिक्कत हो वो भी पूछ सकते हो, और यहाँ पे और कौन सा स्टॉक के ऊपर आप लोग एनालिसिस चाहते हो वो भी लिख सकते हो। और मेरा दावा है कि आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और कोई भी दोस्त लोग को ये भी शेयर भी कर सकते हो जो जिनका इन्वेस्टमेंट है आप लोग का दोस्ती यारी का। और यहाँ पे आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।